Hi, this is Aditi Rana, NCERT History Class 6 Chapter 7. अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर, यानी अशोका एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अ बिग किंगडम इक्वल्स टू एम्पायर, जब एक राज्य बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। हाउ इज एन एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम अ किंगडम, राज्य साम्राज्य से किस तरीके से भिन्न होते हैं। एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, देयरफॉर एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग। जो सम्राट होते हैं उन्हें ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक साम्राज्य एक राज्य से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिगर आर्मी, साम्राज्य क्योंकि राज्यों से बड़ा होता है इसलिए इसकी रक्षा के लिए भी बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस, क्योंकि साम्राज्य साइज में बड़ा है, ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या में ज़रूरत होती है ऑफिसर्स की जो कि कर इकट्ठा कर सके, यानी कि टैक्स को पब्लिक से कलेक्ट कर सकें। चंद्रगुप्त मौर्य, वन सच एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य 2300 ईयर्स एगो। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वेरी वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्हें एक आदमी ने सपोर्ट किया था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य, और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। चाणक्य रोट एन इम्पॉर्टेंट बुक नेम अर्थशास्त्र इन विच ही मेंशन मैनी इंपॉर्टेंट आइडियाज। चाणक्य ने अपने बहुत सारे विचार एक पुस्तक में प्रस्तुत किए थे और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जैसा कि आपको इमेज दिखाई दे रही है। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। नाउ सिटीज इन द एम्पायर, देयर वर मेन सिटीज इन द एम्पायर, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। दीज इंक्लूड द कैपिटल सिटीज पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, जैसे जो मुख्य नगर थे वो वहाँ की कैपिटल्स थी। तो यहाँ पे मैप है जिसमें आपको दिखाई देगा तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ये हेल्प करता था मौर्य साम्राज्य को हर साइड से कंट्रोल करने में। तक्षशिला गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो आपका तक्षशिला है वो एट करंट टाइम आपका पाकिस्तान के अंडर आता है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हैविंग वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं वो आपको तक्षशिला में देखने को मिलते हैं। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, दूसरी तरफ अगर हम उज्जैन की बात करें तो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में यह पड़ता था। मर्चेंट्स, ऑफिसर्स, क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दिस सिटीज, तो शायद इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इन विलेजेस देयर वर फार्मर्स और हर्डर्स, गाँव में किसान और पशुपालक रहते थे। इन फॉरेस्टेड एरियाज पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड हंटेड एनिमल्स, इलाके में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था, तो लोग यहाँ पे क्या करते थे, फल फूल का संग्रह करते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और इस तरीके से अपनी जीविका चलाते थे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पीपल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द एम्पायर, अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग तरीके से रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। As the empire was very large, different parts were ruled differently. साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्र वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जो पाटलिपुत्र था उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस वर कंट्रोल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल लाइक तक्षशिला और उज्जैन, जो छोटे क्षेत्र होते थे वहां पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। सिटी को रूलिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट इज रूलिंग इन पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में कैसे रूल किया जाता था। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स हु लिव इन विलेज एंड टाउन इन द एरिया, इलाके के गांव शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी जो थे उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए राजा ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। ऑफिसर ऑल्सो पनिश दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर, राजा के आदेश को ना मानने वाले लोग जो उल्लंघन करते हैं आदेशों का उन्हें पनिश करते थे ये अधिकारी। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। अदर पर्सन
जो राजा थे वो बाकी लोगों को भी रखते थे, फॉर एग्जाम्पल मैसेंजर, संदेशवाहक, वो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाते थे। स्पाई यानी कि जासूस, ये एक आय रखते थे कि ऑफिसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखते थे। देन रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर, ये हेल्प करते थे एम्परर को सुपरवाइज करने में हर चीज़ को, यानी इनकी हेल्प से जो राजा था वो अपना कंट्रोल बनाए रखता था पूरे साम्राज्य पे। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 यानी कि रूलिंग अदर एरियाज। पहले हमने देखा पाटलिपुत्र में रूल कैसे होता है, अब बात करते हैं बाकी एरियाज में रूल कैसे करते थे। अदर एरियाज वर रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल्स लाइक तक्षशिला और उज्जैन। बाकी जो एरिया थे उस पर हम कहाँ से रूल करते थे, तक्षशिला या उज्जैन से करते थे। बट देयर वर सम कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, लेकिन उसके ऊपर पाटलिपुत्र का भी थोड़ा सा हद तक कंट्रोल बना रहता था। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफ्टन सेंड एज गवर्नर, तो जो बाहर के एरियाज होते थे, अदर एरियाज होते थे पाटलिपुत्र से थोड़ा दूर, वहां पे राजकुमारों को भेजा जाता था गवर्नर बनाकर, देखने को कि सब चीजें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बट लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर फॉलोड, लेकिन क्योंकि ये जगह सेंटर से थोड़ा दूर थी तो यहाँ पे जो स्थानीय लोगों की परंपराएं थी, जो नियम थे, वो सब फॉलो किए जाते थे। थर्डली बात करते हैं रूलिंग इन बिटवीन एरियाज, यानी कि राज्य के बीच में जो सड़कें आती हैं, नदियां आती हैं, उन पर भी रूल किया जाता था। देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन द सेंटर, केंद्रों के बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल, इन इलाकों पर मौर्य जो शासक होते थे वो नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल रोड्स एंड रिवर एंड रिसोर्सेज, रोड्स और रिवर्स जो आपकी होती हैं, यानी कि जो आपकी सड़कें और नदियां होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का। ये मार्ग है, यहाँ से इंसान किसी भी सामान को लेके आ और जा सकता है, राइट। और बात करते हैं रिसोर्सेज, कोई भी जगह होती है तो वहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, राइट। तो राजा कोशिश करता था कि हम रोड्स, रिवर्स एंड रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखें। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन मिलते थे उन्हें कर और भेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता था राजा। मतलब जो भी रिसोर्सेज मिलती थी लोकल एरिया में, उसे राजा थोड़ा सा टैक्स के रूप में ले लेता था, और कई बार लोग इसे गिफ्ट भी कर देते थे राजा को। For example, the अर्थशास्त्र टेल अस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य ने लिखी है, उसमें कहा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैंकेट्स के लिए, वहाँ पे ब्लैंकेट फेमस थी। देन साउथ इंडिया वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। वहीं अगर बात करें साउथ इंडिया की तो वहाँ पे गोल्ड और बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर पाए जाते थे। नेक्स्ट इज टैक्स वर्सेस ट्रिब्यूट। टैक्स क्या होते हैं, टैक्स फिक्स्ड होते हैं, ये कर होता है, राइट। इसे कलेक्ट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि नियमित ढंग से, नियमित रूप से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्हें कलेक्ट किया जाता है। वहीं बात करें ट्रिब्यूट होता है नजराना, ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसे आप तब देते हो जब आप देने में सक्षम होते हो। अनियमित रूप से कलेक्ट किया जाता है और जब आप कैपेबल होते हो तब आप अपनी खुशी से देते हो। अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मे बी गिवन एज ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट यानी कि जब आप राजा को नजराना देते हो तो अपनी पसंद से दे सकते हो, जो आपकी कैपेसिटी है, आप डिफरेंट चीज़ें अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। वहीं बात करें टैक्स की तो वो फिक्स्ड होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज रूलिंग फॉरेस्टेड रीजन। अब चौथी टाइप की बात करते हैं। पहले हमने देखा पाटलिपुत्र को कैसे रूल करते हैं, फिर हमने देखा कि अदर एरियाज को कैसे रूल करते थे, फिर हमने देखा जो बिटवीन में एरिया आते थे, रिवर्स आती थी, रोड्स आती थी, उन्हें राजा कैसे हैंडल करता था। अब फोर्थ पार्ट क्या है, रूलिंग फॉरेस्टेड रीजन। ऐसे इलाका जहाँ पे जंगल ही जंगल है उस पर राजा कैसे कंट्रोल करता था। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। जंगलों में रहने वाले जो लोग थे वो आत्मनिर्भर थे। दे मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, उनसे उम्मीद करी जाती थी कि वो हाथी देंगे, लकड़ी देंगे, शहद देंगे और मोम देंगे। तो ये सारी चीज़ें वो राजा को प्रोवाइड कराते थे। हाथियों का यूज़ होता था, जब युद्ध होता था तो हाथियों को छोड़ दिया जाता था तो सामने वाली सेना के कई लोगों को तो ये कुचल देते थे। प्लस जब राजा फॉर्मली प्रेजेंट करता था खुद को प्रजा के सामने, तब भी हाथियों का यूज़ किया जाता था, उन्हें ट्रेंड करके उसके ऊपर राजा को बिठाया जाता था एलिफेंट्स को डेकोरेट करके। अ ट्रू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्पायर, इस साम्राज्य का एक अकाउंट डिस्क्रिप्शन लिखा है किसी ने, अब उसके बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था।
ही वॉज सेंड बाय सेल्यूकस निकेटर अ ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया। इसे यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थनीज डिस्क्राइब इंडिया इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिया का वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया है। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ इन द एम्पायर। उसने इस साम्राज्य में जो भी देखा, मौर्य साम्राज्य में जो भी देखा, उसका वर्णन उसने किया है। तो ये एक छोटी सी इमेज है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इसमें उसने डिस्क्राइब किया है अबाउट द एम्पायर, जो सम्राट था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एम्परर्स पब्लिक अपीयरिंग वॉज सेलिब्रेटेड ग्रांडली। जब भी सम्राट जनता के सामने आते थे तो ऐसे अवसरों पर शोभा यात्रा निकाली जाती थी और बहुत बड़ा जश्न होता था। वेरी रिच एम्पायर, एलिफेंट्स वर डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो राज्य था मौर्यों का, ये बहुत ही समृद्ध था। ये कैसे पता पड़ता है? क्योंकि जब भी राजा पब्लिक के सामने आता था तो एलिफेंट्स के ऊपर आता था और उन्हें गोल्ड और सिल्वर से सजाया हुआ होता था। पीपल एंजॉयड पॉम्प एंड शो। फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट सर्कल द हेड ऑफ द एम्परर। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर ट्रेंड तोते होते थे, उनका झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। यानी कि लोगों को इस तरीके का शो पसंद आता था। द एम्परर हैड टू फॉलो प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सम्राट कुछ सावधानियां बरतता था ताकि वो सुरक्षित रह सके। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। सर्वेंट टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट एंड नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट। सम्राट क्या प्रिकॉशंस लेता था? पहला तो ये हथियारबंद महिलाओं से घिरा हुआ होता था। फिर जो भी खाना सम्राट खाता था उससे पहले नौकर उसे, जो खास नौकर होते थे, उसे खा के चेक करते थे कि इस खाने में कोई पॉइजन तो मिला हुआ नहीं है। और जो भी सम्राट होता था वो लगातार एक कमरे में 2 रात नहीं रुकता था, अदरवाइज उसे जान से मारने का डर हो सकता है। Therefore fear of traders और enemies killing the emperor, यानी कि वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी हत्या की कोई साजिश या कोशिश ना की जाए, इसलिए वो 2 रात एक ही सेम रूम में नहीं बिताते थे। A large beautiful city well built and fortified, विशाल 4 दीवारी थी पूरे नगर के पास और बड़ी बड़ी वॉल्स थी। 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। तो इनसे हमें पता पड़ता है कि कितना समृद्ध था मौर्य साम्राज्य। Strong well-made houses, 2 and 3 story houses built of wood and mud brick. लोगों के जो घर थे नगर में वो 2 या 3 मंजिल वाले थे, लकड़ी के बने हुए थे या फिर ईंटों के बने हुए थे। ये चारों तरफ से बगीचे और चिड़ियों के बसेरे से घिरा था। यानी कि जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है मेगास्थनीज ने, इन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य में कितनी समृद्धि थी। अशोका, ही वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। द लॉइन दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स वर कार्व्ड ऑन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ ऑन हिज ऑर्डर। इन्हीं के आदेशों पे जो लॉइन हम अपने नोट्स पे देखते हैं, ये देखिए, सी दिस, ये जो हम देखते हैं लॉइंस अपने नोट्स पे या कॉइन्स पे, इन्हीं के ऑर्डर्स पे इन्हें बनाया गया था स्टोन्स पे और पिलर्स पे लगवाया गया था, जो कि सारनाथ में सिचुएटेड है। इंस्क्रिप्शंस, द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू मेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की थी। इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज रॉक सरफेस। ये जो अभिलेख है यानी कि मोटे सरफेस पे, किसी ठोस सरफेस पे लिखा जाता था, तो इन्होंने ये अभिलेख लिखवाए खंभों पर और बड़ी बड़ी चट्टानों पर। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी इंस्क्रिप्ट। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो कि जनसाधारण की भाषा थी, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोकास वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा एंड वॉन। अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी और वह जीत भी गए थे। बट ही वॉज हॉरिफाइड बाय द वायलेंस एंड ब्लडशेड कॉज्ड बाय वॉर। लेकिन इतनी हिंसा, इतनी खून खराबा उन्होंने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा सिपाही लोग मर गए, बहुत युद्ध हुआ था, बहुत खून खराबा उन्होंने देखा। सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोका इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग द वॉर। अशोक एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी उस जगह पे अपना अधिकार छोड़ दिया। अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध का जो वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, तो इसमें उन्होंने पूरा बताया है कि उन्हें कितना दुख हुआ जब उन्होंने इतने लोगों का ब्लडशेड देखा।
अशोका's धम, धम इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। धम प्राकृत भाषा का शब्द है संस्कृत में जिसका मतलब होता है धर्म। अशोका's धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। जो अशोका ने धम वर्ड दिया था इसमें देवता की पूजा शामिल नहीं थी और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस और किसी कर्म कांड की भी प्रैक्टिसेस के बारे में हमें नहीं बताया था। ही वॉन्टेड टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट जस्ट लाइक अ फादर टीचेस हिज सन। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वह भी अपनी प्रजा को निर्देश दें। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। बुद्ध के उपदेशों से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। थिंग्स दैट ट्रबल्ड अशोका, ऐसी कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से अशोक दुविधा में थे। People in the empire followed different religion. This sometimes leads to conflict. इनके साम्राज्य में जो लोग थे वो अलग अलग धर्मों को मानते थे और इस वजह से कई बार उनमें टकराव हो जाता था। Animals were sacrificed. लोग ऐसी पूजाएं करते थे जहाँ जानवरों की बलि दी जाती है। Slaves and servants were ill treated. जो दास होते थे, नौकर होते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता था। There were quarrels within families and amongst neighbors. इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोका सॉल्यूशंस, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला इन्होंने, अब ये देखते हैं। अशोका फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोक ने यह महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान करना उन्हीं का कर्तव्य है। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम महामात, इसलिए इन्होंने धम महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करी। दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम। ये जगह जगह जाकर लोगों को धम की शिक्षा देते थे। अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। इसके अतिरिक्त अशोक ने जो अपने संदेश थे वो डिफरेंट जगहों पर, शिलाओं पर यानी बड़ी बड़ी सॉलिड सरफेस पे, स्ट्रॉन्ग सरफेस पे लिखवा दिए और बड़े बड़े पिलर्स पे, खंभों पे लिखवा दिए। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड दिस मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट। अधिकारियों को यह भी संदेश दिए गए कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं उन्हें यह संदेश पढ़ के सुना दिए जाएं। अशोका सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड द आइडिया अबाउट धम टू अदर लैंड्स। अशोक ने धम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। अदर स्टेप्स, ही बिल्ड रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस। बाकी भी उन्होंने बहुत कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इन्होंने जानवर और इंसानों दोनों के लिए ही चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड दैट, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा है अशोकास एडिक्ट्स इंस्ट्रक्शन आर स्टिल रेलिवेंट। उन्होंने बताया कि अशोक के बताए हुए धर्म जो उन्होंने बताए हैं टीचिंग्स वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैम। नेक्स्ट इज स्कल्पचर। द रामपुरवा बुल इज फेमस फ्रॉम द मौर्यन पीरियड। जो मौर्य साम्राज्य था वहाँ का रामपुरवा बुल, जैसा कि आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है, ये मूर्ति कला का एक अनूठा उदाहरण था। इट वॉज अ पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ बुल। ये एक बैल का पॉलिश्ड किया हुआ बहुत ही अनूठा उदाहरण था मूर्ति कला का। वॉज पार्ट ऑफ अ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार। यह मूर्ति बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द राष्ट्रपति भवन। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल्स ऑफ द स्कल्प्टर्स इन द मौर्यन पीरियड। यह उस समय की मूर्ति कला का एक बहुत ही नायाब नमूना है। स्क्रिप्ट्स, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर जो भारतीय लिपियां हैं उनका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दिस चेंज हैपेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। यह बदलाव आज से कई 100 साल पहले हुए थे। एन एग्जाम्पल ऑफ द लेटर ए रिटन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। इसका एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है जिसमें अ को विभिन्न भाषाओं में लिखकर दिखाया गया है। एज यू कैन सी, आरंभिक ब्राह्मी में अगर आपको अ लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाएगा, बांग्ला में इस तरीके से, मलयालम में इस तरीके से और तमिल भाषा में इस तरीके से। मीनवाइल इन चाइना, जब हमारे
इंडिया में यह सब हो रहा था तो चाइना में क्या हो रहा था। अ लिटिल बिफोर द मौर्यन एम्पायर अबाउट 2400 ईयर्स एगो, मौर्य साम्राज्य के बनने से थोड़ा सा पहले यानी कि लगभग 2400 साल पहले, एम्परर्स इन चाइना बिगिन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नदर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम कोस्टल पीपल, इसे बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। बट द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग, लेकिन अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का जो निर्माण कार्य है वह चलता ही रहा, क्योंकि जो साम्राज्य है उसकी सीमाएं बदलती रहीं। यू कैन सी द इमेज ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। इट इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, यह पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। इट हैज़ अ रोड अलोंग द टॉप, इसके ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों ने मिलकर काम किया। देर आर वॉच टावर ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 to 200 मीटर, हर 100 या 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी करने के लिए बुर्ज बने हुए हैं, जहां से लोग इस पर निगरानी करते थे। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।